दोस्तों, स्क्विड गेम तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आज मैं आपके सामने एक और ऐसी ही सीरीज को लेकर आया हूं जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और साथ ही रोटेन टोमेटोज पर इसको 75% की फ्रेश रेटिंग भी मिली है। अब हालांकि मैं इसको अपने सीरीज वाले चैनल पर अपलोड करने वाला था, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए मैं इसको हॉलीवुड चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो सीरीज की शुरुआत जिंसू नाम के एक आदमी से होती है, जो कि एक नदी के किनारे खड़ा होता है और उसके दिमाग में इस वक्त कई सवाल घूम रहे होते हैं। वो यही सोचता है कि आखिर मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो गया, आखिर मैं इस सब में कैसे फंस गया। असल में जिंसू के एक दोस्त ने उसे ज्यादा पैसे कमाने की एक स्कीम बताई थी, जिसके भरोसे जिंसू ने बहुत सारा पैसा कर्ज पर लेकर उस स्कीम में लगा दिया। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उस स्कीम से पैसा आना बंद हो गया, जिस वजह से वो पैसे रिस्क में चले गए और वो पैसा पूरा का पूरा जिंसू के लिए कर्जे में बदल गया। उसने अपने दोस्त को भी कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त ने फोन उठाना तक बंद कर दिया। अब जिंसू की बात करें तो वो एक मामूली सा स्टोर वर्कर था, जिस वजह से इतना बड़ा कर्ज चुकाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी उसने कई नौकरियां करने की कोशिश की ताकि कर्ज चुका सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से हर रोज गैंगस्टर्स उसके घर पर पैसे मांगने पहुंच जाते और उसे डराते धमकाते, जिससे वो तंग आ गया था। तो इस तरह उस दिन उन लोगों से बचने के लिए वो एक फिल्म की शूटिंग में घुस गया और फिर वहां से एक नदी के पुल पर खड़ा होकर ये सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। अब वो दुखी होकर उस पुल से कूदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके फोन पर कई सारे मैसेजेस एक साथ आने लगे। पर ये कोई आम मैसेजेस नहीं थे, बल्कि ये मैसेजेस उसके बैंक से आ रहे थे, क्योंकि पता नहीं कैसे कोई उसके अकाउंट में लगातार पैसे पर पैसे ट्रांसफर किए जा रहा था। अब ये देखकर जिंसू का दिमाग पूरी तरह से चकरा चुका था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तभी उसने आखिरी मैसेज में लिखा देखा कि ये पैसे ऐसे ही आते रहेंगे और तुम्हारी मुसीबत भी खत्म हो जाएगी, पर उसके लिए चुपचाप अपने सामने आ रही गाड़ी में बैठ जाओ। अब मरता क्या ना करता, उसके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, इसलिए जैसे ही उसके सामने वो कार आती है तो वो चुपचाप उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। फिर गाड़ी में बैठते ही वो एक थिएटर में पहुंच गया, जहां उसे एक लाल एनवलप मिलता है जिसमें कुछ पैसे और कार्ड्स रखे हुए थे। इसलिए अब उसने उस एनवलप को निकाला, जिसमें लिखा था कि वो द एड शो नाम के टीवी शो में पहुंच चुका है। उसे बताया जाता है कि इस शो में उसके रहने की जगह एकदम फ्री है और खाना भी मुफ्त है। साथ ही हर बीतते मिनट के साथ उसके जो पैसे हैं वो भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस शो की सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये शो या तो टाइम खत्म होने पर या फिर किसी कंटेस्टेंट के मरने पर खत्म होगा। अब जिंसू के पास दो ऑप्शंस थे, पैसे लेकर वापस जाना या फिर नंबर कार्ड लेकर शो में रहना। इसलिए वो कर्ज के बारे में सोचकर वहां से 3 नंबर का कार्ड उठाता है और सीधे अपने शो में एंटर करता है। अब अंदर एक आलीशान जगह थी, जहां उसके सामने 24 घंटे का टाइमर चल रहा था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर बने 8 कमरों पर पड़ती है और चूंकि उसने 3 नंबर का कार्ड चुना था, इसलिए वो सीधा तीसरे फ्लोर के कमरे में चला जाता है, इस उम्मीद में कि वहाँ उसे अच्छा खासा सामान मिलेगा। लेकिन कमरा देखकर वो उल्टा निराश हो गया, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक नकली खिड़की और कैमरा था, बाकी कुछ भी नहीं। फिर उसकी नजर वहाँ रखी रूल बुक पर पड़ी, जो उसके लिए सब कुछ बदलने वाली थी। उस रूल में लिखा था कि सभी लोगों को गेम यूनिफॉर्म पहननी होगी और अपना सारा सामान यहीं पर जमा करना होगा। हालांकि वो अपनी जरूरतों की चीजें खरीद सकते थे, लेकिन उसके पैसे उनके प्राइज मनी से कटने वाले थे। और सबसे बड़ी बात कि वो अपना सामान सिर्फ मेन इंटरकॉम से ही मांग सकते थे, जैसे कि बिग बॉस में होता था। इसके अलावा सभी को रात के वक्त कमरे से बाहर निकलना मना था, यानी कुछ भी हो जाए वो रात को कमरे से बाहर नहीं जा सकते। फिर आखिर में लिखा था कि अगर कोई रूल तोड़ा गया तो प्राइज मनी इंस्टेंटली आधी हो जाएगी। अब रूल को पढ़ते ही जिंसू ने देखा कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा था, इसलिए वो फौरन अपने कपड़े बदलकर सबसे पहले अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है और फिर देखता है कि गेम के शुरू होते ही हर मिनट उसके स्कोर बोर्ड पर पैसे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर अब वो बहुत खुश हो जाता है और उसके दिमाग में कर्ज की कैलकुलेशन चलने लगती है कि कितनी देर में उसका कर्जा चुक जाएगा। इस तरह थोड़ी देर के बाद उसे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि रात को कमरे से बाहर निकलना मना था। अब इसके लिए उसने इंटरकॉम से मदद मांगी, लेकिन उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब उसे ठंड लगी तो उसने कंबल मांगने का सोचा और तब उसे पता चला कि एक कंबल की कीमत 1 मिलियन थी।
जिसे सुनकर वो चौंक गया। इसलिए अब उसने एक सस्ता ऑप्शन चुना ताकि उसके ज्यादा पैसे खर्च ना हो, और इस तरह उसने एक अखबार और प्लास्टिक बोतल को मांगा, क्योंकि अखबार को उसने ठंड लगने की वजह से ओढ़ लिया और बोतल से खुद को हल्का कर लिया। फिर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसने काफी पैसे जमा कर लिए थे, और तभी उसे एक और कंटेस्टेंट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वो अपने कमरे से निकलकर बाहर मेन रूम में आया। वहाँ उसने देखा कि उस जगह पर वो अकेला नहीं है, बल्कि वहाँ पर और भी कई लोग मौजूद हैं। फिर उन सभी की नजर सामने चल रहे टाइमर पर पड़ती है, जो अब 36 घंटे का टाइम दिखा रहा था। उसे देखकर कोई नहीं समझ पाया कि आखिर वो लोग सामान कैसे ऑर्डर करें, और तभी कंटेस्टेंट नंबर 6 ने अपने लिए सिगरेट और लाइटर मंगाने का फैसला किया, और इस तरह उसका ऑर्डर आने पर उस टाइमर का समय भी कम हो गया। तो इस तरह इन लोगों को ये लगा कि शायद ये लोग टाइमर के बदले सामान को खरीद सकते हैं, यानी जितना ज्यादा सामान मंगवाओगे उतनी जल्दी वो टाइमर खत्म हो जाएगा। इस तरह अब काफी बातचीत के बाद उन्होंने 8 प्लास्टिक बाल्टी, टॉयलेट पेपर, गार्बेज बैग और सिगरेट मंगवाए। और कुछ देर के बाद जब सबको भूख लगी तो सारा नाम की लड़की हैरान थी, क्योंकि सभी के लिए खाने के पैकेट्स उसके रूम में आए थे। असल में सारा का कमरा सबसे ऊपर था, और तब सभी को अंदाजा हुआ कि वो लोग जो भी ऑर्डर करेंगे वो सबसे ऊपर वाले कमरे में डिलीवर होगा। पर वो लोग सामान लेकर कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए वो समझ गए कि उन्हें वो सामान लिफ्ट से भेजना पड़ेगा। अब ये समझने के बाद सभी सीधा सारा के कमरे में गए, जो कि बहुत ही आलीशान था। उन लोगों ने देखा कि सारा ने इतने वक्त में बहुत कुछ खरीद लिया था, क्योंकि उसका पेमेंट रेट हाई था, यानी हर मिनट उसे बाकी लोगों से ज्यादा पैसे मिलते थे। और इससे सभी को अंदाजा हुआ कि सभी का रेट एक दूसरे से अलग है, और उन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया कि शायद नीचे के फ्लोर का रेट ऊपर वालों से कम है। अब सारा की बात करें तो उसने अनजाने में 8 नंबर चुना था, और कमरे में आते ही सिगरेट से अपनी ड्रेस को भी जला दी थी, जिसके बाद उसने इतना सामान खरीदा कि उसका स्कोर बोर्ड 0 हो गया। लेकिन उसका हाई रेट होने की वजह से वो स्कोर बोर्ड फिर से बढ़ने लगा। जिसके बाद उसका खाना आया तो उसने सारी पानी की बोतलें नहाने में यूज कर ली। अब सारा का कमरा देखकर सभी लोग एक एक करके बाकी लोगों के कमरे में गए, और फिर सभी ने देखा कि रूम नंबर 1 उनमें से सबसे छोटा था, जो कि संग गुक का कमरा था। अब उसने नंबर 1 इसलिए चुना था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। खैर, अब लिफ्ट से खाना नीचे भेजा गया, और फिर सभी लोग खाने में व्यस्त हो गए। उधर सारा अपने लिए अलग अलग कपड़े मंगवा रही थी, जबकि उसके इस बर्ताव से सभी लोग काफी नाखुश थे। लेकिन उसने बताया कि सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चलो तो समय बढ़ता जाएगा। तो ये सुनते ही सब सीढ़ियों पर दौड़ने लगे और नोटिस करने लगे कि वो सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वक्त आने पर उनका टाइमर 0 हो गया, और अचानक से वापस 24 घंटे पर रीसेट हो गया। इसके बाद उस रात सबने जरूरी सामान मंगवाया, और फिर अगले कुछ दिन सब ऊपर नीचे भागते रहे, जिससे उनकी थकान बढ़ती गई। पर धीरे धीरे उन लोगों का खाना कम पड़ने लगा, क्योंकि वो सभी भागने में लगे रहते थे, जिससे उनको ज्यादा भूख लगती थी। इसलिए अब उन्होंने खुद को 2 ग्रुप्स में बांटने का फैसला किया, जिसके हिसाब से सभी लोग अलग अलग दिन भागने वाले थे, और उसके हिसाब से खाना सिर्फ भागने वालों को मिलने वाला था। लेकिन संग गुक की चोट की वजह से वो तेज भाग नहीं पा रहा था, जिस वजह से गुस्से में कंटेस्टेंट नंबर 6 ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, पर इससे उसको तकलीफ होने लगी। तो ये देखकर सेकंड फ्लोर की चुंजा ने उसकी जगह भागने का फैसला किया। और फिर जब 2 दिन बाद वापस से संग गुक की बारी आई तो जिंसू ने उसकी जगह ली और इस तरह उसकी मदद की। पर कुछ लोगों का मानना था कि अगर संग गुक काम नहीं करेगा तो उसे खाना नहीं मिलना चाहिए, पर चुंजा इससे सहमत नहीं थी। उसने कहा कि उसका ना भागना उसकी मजबूरी है, और इसके लिए हम उसे भूखा नहीं रख सकते। अब अगले दिन सभी ने अपने कमरों के लिए सामान मंगवाया, लेकिन इस वजह से उन कमरों में कूड़ा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कूड़ा फेंकने की जगह वहाँ पर नहीं थी। उधर दूसरी तरफ संग गुक को पछतावा हो रहा था कि वो भाग नहीं पा रहा, इसलिए उसने बाकी लोगों को सपोर्ट करने के लिए उनका सारा कूड़ा अपने कमरे में रखने का फैसला किया। इस बीच फिलिप्स नाम के कंटेस्टेंट ने देखा कि उन लोगों के भागने से टाइमर कुछ खास नहीं बढ़ रहा, और इसी बीच सारा ने ऐलान किया कि मैं अब भागूंगी नहीं, क्योंकि शेयर्ड टाइम की वजह से सिर्फ नीचे वाले ही अपना सामान मंगवाते हैं, और ये झंझट मेरा नहीं है, इसलिए तुम लोग अपना देख लो। ये सुनकर अब लोगों को गुस्सा तो आया, लेकिन वो अपने काम में लगे रहे। और फिर उन्होंने कुछ घंटे भागने के बाद ये नोटिस किया कि उनका टाइमर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा। हालांकि अभी भी कुछ कंटेस्टेंट्स को लगता था कि शायद आने वाले घंटों में उनका समय जुड़ जाएगा, और इसी उम्मीद में वो सोने चले गए। लेकिन कहानी का असली खेल अभी शुरू होना था। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि टाइमर में बहुत कम समय बचा था, और ये देखते ही सभी लोग घबराकर ऊपर नीचे भागने लगे ताकि उस समय को आगे बढ़ा सके। लेकिन तभी अचानक येंग नाम की कंटेस्टेंट को दौरा पड़ गया और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई। फिर उसकी हालत देखकर 5th फ्लोर की कंटेस्टेंट मून ने
तुरंत सभी से दवाई मंगवाने को कहा, क्योंकि वो एक नर्स रह चुकी थी और उसे पता था कि यांग को किस दवा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही चुंजा दवाई मंगवाने आगे बढ़ी, पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने उसे रोक दिया। नंबर 6 ने कहा कि इसे तो सिर्फ दौरा पड़ा है, इससे ये मर थोड़ी जाएगी और ऊपर से दवाई मंगवाने से हमारा समय भी कम होगा, इसलिए ये जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस बात का विरोध करने लगे और ये बात इतनी बढ़ गई कि सभी के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पर इस बीच हाथापाई से बचते हुए जिंसू ने आखिरकार दवाई का ऑर्डर दे दिया और तभी सारा ने टाइमर की तरफ इशारा करके बताया कि हमारा टाइमर 40 घंटे पर चला गया है। फिर दवाई आने के बाद सबकी नजर कमरे में लगे कैमरे पर पड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई को कोई एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है, जिसके चलते टाइमर पर घंटे बढ़ाए गए थे। फिर हमें पता चला कि फिलिप्स ने शो में आने से पहले नंबर 7 को चुनने में काफी सोचा था और पहले ही दिन कमरे में आते ही उसने टेबल, कॉफी और पेन मंगवा लिए थे, क्योंकि वो यहाँ रहने के साथ साथ इस शो से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। तो इस तरह अब उन्हें समझ में आ गया था कि ज्यादा घंटे पाने के लिए उन्हें दर्शकों को एंटरटेन करना होगा। इसलिए अब वो सभी एक प्लानिंग में लग गए और उन्होंने मिलकर एक टैलेंट शो बनाने का फैसला किया। और फिर उस टैलेंट शो की शुरुआत सबसे पहले फिलिप्स ने अपनी नाक से बाजा बजाकर की, जिसके बदले उन लोगों को पूरे 24 घंटे मिले, जिससे ये लोग समझ गए कि ये आइडिया सच में काम कर रहा है। इसलिए अब अगले दिन सभी ने तय किया कि वो अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे ताकि वो टाइमर बढ़ता रहे। पर पहले उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर उन्हें इस शो में कितने दिन रुकना है। इसलिए ये फैसला उन्होंने संगगुक पर छोड़ दिया, क्योंकि वो सबसे कम पैसे कमा रहा था। फिर संगगुक ने जवाब दिया कि मुझे 1 बिलियन रुपए चाहिए। और इस तरह जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो उन्हें पता चला कि इसके लिए उन्हें 75 दिन तक यहाँ रुकना होगा। इसलिए अब सोने से पहले सबने टैलेंट शो के लिए सामान मंगवाया, जिसके बाद अगले दिन उनका टैलेंट शो शुरू हुआ। अब मून ने गाना गाकर 10 घंटे कमाए और पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने ईंट तोड़कर 15 घंटे जीते। फिर चुंजा ने मार्शल आर्ट्स के मूव्स दिखाकर 17 घंटे कमाए, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में चोट भी लग गई। पर येंग और जिंसू कुछ खास नहीं कमा पाए। इसके बाद संगगुक ने जोकर बनकर 30 घंटे जीते। फिर लास्ट में सारा की बारी आई तो उसने कहा कि मेरा टैलेंट 18+ है, जिसके बाद नंबर 6 ने उसका साथ दिया और दोनों ने 69 घंटे कमाए। फिर संगगुक ने अगली सुबह कहा कि अब मेरे कमरे में कूड़ा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अब भागना बंद है और घंटे हम लोगों को दूसरे तरीके से मिल रहे हैं। तो फिर काफी बहस होने के बाद उन्होंने अगले दिन वोटिंग करने का फैसला किया कि आखिर वो सारा सामान किसके कमरे में रखा जाए। अब सभी को पता था कि सबसे बड़ा कमरा किसका है, इसीलिए जब वोटिंग हुई तो सबसे ज्यादा वोट सारा को मिले। हालांकि उसने पहले तो फैसला मानने का नाटक किया, लेकिन फिर अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया। और इतना ही नहीं, अगले दिन सारा ने किसी को खाना भी नहीं भेजा और इससे हुआ ये कि सभी लोग भूखे रह गए, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। फिर आखिर में येंग और जिंसू ने सारा कूड़ा अपने कमरे में रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने टैलेंट शो में सबसे कम घंटे कमाए थे। अब जब फिलिप्स ने ये बात सारा को बताई तब जाकर वो खाना देने को तैयार हुई, पर साथ ही उसकी एक शर्त और थी कि अगर रोज मुझसे खाना चाहिए तो सभी लोगों को अपने पैसों में से मेरे लिए कपड़े खरीदने होंगे। अब भूखा रहना कोई नहीं चाहता था, इसलिए सभी ने उसकी बात मान ली। फिर कुछ देर के बाद सारा ने सुझाव दिया कि हमेशा हम लोग एक ही गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि इससे सामने वाला बोर हो जाएगा और हमें घंटे नहीं मिलेंगे। तो क्यों ना अब हम किंग गेम खेलें। इस तरह उन्होंने 8 बॉल्स में 7 नंबर और 1 पर के लिखा, जिसके बाद रूल्स के हिसाब से जिसके पास भी के आएगा वो राजा होगा और फिर वो राजा अपनी मर्जी से किसी को भी डेयर दे सकता है। फिर गेम के शुरू होते ही सभी ने एक दूसरे को डेयर देना शुरू कर दिया, लेकिन इससे टाइमर में खास फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे उन्होंने ज्यादा खतरनाक डेयर देने का फैसला किया। फिर जब सारा की बारी आई तो उसने चुंजा और नंबर 6 को आपस में लड़ने को कहा, जिसके बाद दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। पर चुंजा के हाथ में चोट थी, इसलिए उसे मुश्किल हो रही थी, जिस वजह से नंबर 6 ने उसे पीटना शुरू कर दिया और वो तब तक नहीं रुका जब तक बाकी लोग बीच में नहीं आए। पर इस लड़ाई ने उन्हें 50 घंटे कमा कर दिए थे, जिससे सभी के कान खड़े हो गए और कई लोगों को अपनी अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। अब सारा ने इसके लिए भी सुझाव दिया कि अगर कोई चाहे तो डेयर से मना कर सकता है, लेकिन मना करने पर उसे पनिशमेंट के तौर पर टेजर से झटके दिए जाएंगे। फिर अगले दिन जब गेम शुरू हुआ और सारा फिर से किंग बनी तो उसने जिंसू को मून की शर्ट के नीचे हाथ डालने को कहा। अब जिंसू देख रहा था कि मून इसमें कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उसने ये डेयर करने से मना कर दिया, जिसके बाद पनिशमेंट में उसे टेजर का झटका लगा और वो बेहोश हो गया। पर इसके बदले उन लोगों को 60 घंटे मिले, यानी ये चीज जितनी हैवानियत से भरी होती उन्हें उतना ही ज्यादा टाइम मिलता। फिर अगले दिन गेम आगे बढ़ा तो येंग ने सिक्का उछालने का फैसला किया। इसमें चुंजा हार गई और उसे भी टेजर का झटका दिया गया,
जिससे वो भी बेहोश हो गई। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन संगगुक ने चुंजा और जिनसू को सच बताया। उसने कहा कि ऊपर के फ्लोर वाले लोग तुम दोनों के खिलाफ हैं और येंग भी सिक्के को उछालकर उसे ढक लेती थी ताकि आखिरी वक्त पर नतीजा बदल सके। अब उन्होंने ये बात फिलिप्स को बताई, जिसके बाद फिलिप्स ने उनको सबूत इकट्ठा करने की सलाह दी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने खुद येंग को बॉल्स के साथ हेराफेरी करते पकड़ लिया और उसने येंग को सावधान करते हुए चालाकी से खेलने को कहा। फिर अगले दिन पहली बार संगगुक को राजा बनने का मौका मिला, जिसके बाद उसने येंग को बिना सिक्के को ढके उसे उछालने को कहा। जिसके बाद अब झटके की बारी सारा की थी, क्योंकि इस बार बिना बेईमानी के सारा हार चुकी थी। लेकिन तभी नंबर 6 ने पीछे से आकर फिलिप्स पर हमला कर दिया और जब उसे होश आया तो वो सारा के कमरे में था। फिर वहाँ नंबर 6 ने उसे समझदार कहते हुए अपने साथ टीम बनाने को कहा। अब फिलिप्स के पास कोई और चारा नहीं था। ऊपर से नंबर 6 के हाथ में ताकतवर टेजर था, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ी। खैर, अब नंबर 6 ने पहले मेन इंटरकॉम पर ताला लगा दिया और फिर नीचे के फ्लोर के सारे इंटरकॉम को तोड़ दिए, यानी अब सब कुछ उसके मुताबिक होना था। फिर उसने ऐलान किया कि सिर्फ नीचे के फ्लोर वाले लोग ही सारा काम करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, और साथ ही अगर वो लोग टाइम कमाने में कामयाब हुए तो उन्हें सिक्के भी मिलेंगे और एक सिक्के की कीमत 3 घंटे के बराबर होगी। अब चुंजा ने जब इस फैसले का विरोध किया तो नंबर 6 ने उस पर टेजर गन तान दी, लेकिन तभी संगगुक ने भी नंबर 6 पर हमला करने की कोशिश की, पर नंबर 6 ने उसे भी किक मारते हुए चुंजा को झटका दे दिया। पर वो यही नहीं रुका, उसने इसके बाद संगगुक की जख्मी टांग पर पैर रखकर उसे मसल दिया, जिसके बाद वो बेचारा तड़पने लगा और इस सब से उन्हें कई घंटे और मिल गए। फिर फिलिप्स ने उन्हें अगली गेम के बारे में बताया, जहां बॉल्स पर अलग अलग गेम्स लिखे हुए थे और लोअर फ्लोर के कंटेस्टेंट्स को उनमें से एक बॉल चुननी थी और वो गेम खेलना था। पर खेलने तक तो ठीक था, लेकिन इसमें हारने वाले को सजा मिलने वाली थी। खैर, अब पहले दिन की बॉल पर छुपन छुपाई लिखा था, इसलिए इस गेम में लोअर फ्लोर वालों का एक एक बॉडी पार्ट कवर किया गया, जिसके बाद उन्हें छुपना था और अपर फ्लोर वालों का काम उन्हें ढूंढकर पीटना था। अब इसी बीच चुंजा की आंखों पर पट्टी थी, इसलिए उसका सामना नंबर 6 से हो गया, जिसने उसे काफी पीटा, लेकिन तभी फिलिप्स ने समय पर आकर उसे बचा लिया। फिर गेम खत्म होने के बाद जिनसू को विनर घोषित किया गया, जिसके बाद आंखें बंद करके उसे अपने किसी साथी को बैट से मारना था और बदकिस्मती से वो साथी कोई और नहीं बल्कि संगगुक था। अब इस घिनौने खेल से उन्होंने 26 घंटे कमाए, यानी कि 9 सिक्के। लेकिन ये सिक्के भी उन्हें इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं थे, क्योंकि सिक्के पाने के लिए लोअर फ्लोर वालों को पर्ची पर लिखना था कि उन्हें कितने सिक्के चाहिए, और अगर उनका टेबल 9 से ज्यादा हुआ तो किसी को एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। अब खुशकिस्मती से सभी ने 2-2 सिक्के लिखे, लेकिन जिनसू ने सिर्फ एक ही लिखा, जिस वजह से उसे रात को सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ा। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि ये शो अब और खतरनाक होने वाला था। अगले दिन सारा ने एक बेहद खतरनाक गेम का आविष्कार किया और इस गेम के अंत में मून को सजा झेलनी पड़ी, जिसके बाद उन सबका टोटल सिर्फ 10 घंटे बना, जिसके चलते उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब हर रोज ऐसे गेम्स खेलने से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन फिर संगगुक ने चुंजा और जिनसू की जेब में एक नोट डाला और उस नोट में लिखा था कि दोनों को डिलीवरी लिफ्ट से होकर कमरे में आना होगा। इधर अगले दिन फिलिप्स ने अपने लोगों को बताया कि ये लिफ्ट बहुत आवाज करने लगी है, आखिर ऐसा कैसे है। लेकिन फिर भी ऊपर के फ्लोर वालों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके चलते अगले दिन गेम के दौरान संगगुक ने पेट में दर्द का बहाना बनाया, और ये बहाना असल में बाकी लोगों के लिए एक सिग्नल था। उसी दिन जिनसू और चुंजा चुपचाप लिफ्ट में छुप गए, जिसके बाद संगगुक ने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अब उसके चिल्लाने को सुनकर ऊपर के फ्लोर के लोग उसके कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन वहाँ पहुँचते ही पार्टिसिपेंट नंबर 6 और बाकी के लोगों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। और जैसे ही जिनसू वहाँ से निकलने लगा, वैसे ही सारा ने उस पर टेजर गन तान दी। लेकिन तभी फिलिप्स ने बताया कि उसने टेजर की बैटरी पहले से ही निकाल ली थी। तो ये सुनते ही चुंजा ने 6 नंबर को एक ही मुक्के में नीचे गिरा दिया। असल में जब चुंजा उस गेम में आई थी तो उसे सिर्फ दूसरे फ्लोर का ऑप्शन मिला था, जो उसने मजबूरी में चुना था। इसके बाद उन्होंने सभी ऊपर के फ्लोर के कंटेस्टेंट्स को बांध दिया और फिर फिलिप्स ने खुद को मुसीबत में देखकर उनसे माफी मांगी, जिसके बाद निचले फ्लोर वालों ने उसे छोड़ दिया और फिर इस प्लान से उन्हें कई घंटे मिल गए। इससे साफ पता चल रहा था कि इन लोगों को ये बगावत देखकर बहुत मजा आया था।
फिर उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स को उनके कमरे में बांध दिया और 8वें फ्लोर को कॉमन कमरे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब उसी रात चुंजा ने शो को खत्म करने की बात कही और इसके लिए वो संगगुक के 1 बिलियन में कम पड़ रहे पैसे अपने प्राइज मनी से देने को तैयार थी। इसके बाद उन्होंने अपना सारा समय आराम करने में लगाया। साथ ही वो समय समय पर कैद कंटेस्टेंट्स को खाना भी देते रहे। अब जब उनके पास सिर्फ 9 घंटे बचे तो सभी एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन देर रात उनके टाइमर में समय तेजी से बढ़ने लगा, यानी कोई तो था जो अभी भी छुपकर लोगों को एंटरटेन कर रहा था। इसलिए अब उन्होंने सभी कैदियों की तलाशी ली, लेकिन कुछ अजीब नहीं लगा। पर कुछ देर के बाद टाइमर 45 से 52 घंटों पर चला गया और फिर तभी उसी वक्त उन्हें येंग के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। और जब तक वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने येंग का एक दांत निकाल दिया था। अब ये देखकर जिंसू तुरंत नंबर 6 के पास पहुँचा और जब उसने नंबर 6 के जूते उतारे तो उसने पाया कि उसके पैर के सारे नाखून निकाल लिए गए थे। फिर चुंजा ने 6 नंबर से पूछा कि तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि कोई ऐसा कर रहा है। तो नंबर 6 ने जवाब दिया कि मेरी आंखों पर पट्टी थी, इसलिए अपने दोस्तों से पूछो, तुम में से ही कोई गद्दारी कर रहा है। इसके बाद चुंजा को अपने सभी दोस्तों पर शक होने लगा, यानी कोई तो था जो समय बढ़ाने के लिए उनके साथ धोखा कर रहा था। इसलिए उसने जिंसू, फिलिप्स और संगगुक को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि खाना सबको मिलेगा, बस कमरे में रहो। हालांकि उसने सिर्फ मून को बाहर रखा क्योंकि उसे यकीन था कि वो किसी को कुछ नहीं करेगी। लेकिन ये गेम मून के दिमाग पर बुरा असर डाल चुका था क्योंकि अब उसे अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी थी और साथ ही उसे एक भ्रम में ऐसा लगा कि सारा और येंग आजाद हो गए हैं और इसीलिए वो ये खुशखबरी देने नंबर 6 के पास पहुंच गई। पर नंबर 6 ने उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया और फिर मून ने 6 नंबर की बातों में आकर उसे आजाद कर दिया। जिसके बाद नंबर 6 ने पहले अपने साथियों को छुड़ाया और फिर बाकी लोगों पर हमला बोल दिया। इसके बाद उसने बंदूक खरीद ली और सभी को एक लाइन में बैठाया। फिर उसने पूछा कि मेरे नाखून आखिर किसने काटे, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो नंबर 6 ने एक खेल शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गब्बर ने शोले में खेला था। उसने सबसे पहले चुंजा पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन जब गोली नहीं चली तो उसने चुंजा को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने फिलिप्स की टांग में गोली मारी और फिर वो संगगुक की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी जिंसू को एक आइडिया आया और उसने कहा कि अगर हम कैमरा फुटेज खरीद लें तो हमें पता चल जाएगा कि किसने नाखून निकाले थे। अब ये सुनते ही सारा और नंबर 6 ने तुरंत फुटेज को खरीदकर देखना शुरू कर दिया और उन्हें पता चला कि असल में संगगुक ने ही 6 नंबर के नाखून निकाले थे। और इतना ही नहीं, उसने साथ में 6 नंबर के चेहरे पर पेशाब भी किया था क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था। अब वीडियो को देखने के बाद 6 नंबर ने संगगुक को जान से मारने का मन बना लिया, लेकिन सारा इस गेम को अभी खत्म करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने नंबर 6 को टेजर शॉक देकर बेहोश कर दिया और इसके बाद सारा ने सभी कंटेस्टेंट्स को उनके कमरों में बंद कर दिया। असल में सारा को ये जगह बहुत पसंद आ गई थी और वो कभी भी यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहती थी। साथ ही उसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन सभी के कमरों की फुटेज खरीद ली थी जहाँ उसे बाकियों को परेशान देखकर बहुत मजा आता था। फिर कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि हर तरह से उन्हें परेशान कर लिया गया था, इसलिए अब और घंटे कमाने के लिए कुछ अलग करना होगा। इस तरह अब उसने स्लीप डिप्रीवेशन गेम का प्लान बनाया और फिर जिंसू, फिलिप्स, चुंजा और संगगुक को एक कुर्सी पर बैठाकर उनके चेहरे के आसपास पानी भर दिया ताकि वो चाहकर भी सो ना पाए। साथ ही अब उनको जबरदस्ती पूरे दिन वायलेंस से भरी वीडियोस देखनी पड़ती थी जिससे उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा था। इस तरह अब सारा पूरी तरह से साइको बन चुकी थी और वो पूरा दिन बस उन्हें देखती ही रहती थी। कभी वो हंसने लगती तो कभी रोने लगती। साथ ही उसने एक कुत्ता भी खरीद लिया था ताकि खुद का मनोरंजन कर सके। फिर एक दिन जब येंग संगगुक का हाल पूछने उसके कमरे में गई तो संगगुक ने उससे माफी मांगी क्योंकि उसने ही उसका दांत निकाला था। पर हैरानी की बात ये थी कि येंग ने उसे आसानी से माफ भी कर दिया था। इसके बाद संगगुक ने उसे बताया कि वो लोग अपने कमरे बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें $1 बिलियन चाहिए होंगे। असल में बाहरी दुनिया में संगगुक एक जोकर के तौर पर काम करता था और उसकी बीमार बेटी के इलाज के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए थे। अब जब वो पैसे नहीं जुटा पाया तो उसने इंश्योरेंस खरीदकर सब खत्म करने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी एक सफेद गाड़ी उसे यहाँ ले आई। फिर पैर की चोट की वजह से उसने फर्स्ट फ्लोर चुना था ताकि उसे ज्यादा चलना ना पड़े, पर फिर ये दाव उल्टा पड़ गया। इसलिए उसने बाद में इंटरकॉम से कमरा बदलने की मांग की तो उसे पता चला कि इसके लिए $1 बिलियन चाहिए होंगे। इसलिए तो तब से वो $1 बिलियन कमाने की फिराक में था।
अब जिंसू की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसे भी अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी थी। तभी यांग ने उसे होश में लाकर बताया कि संगगुक के पास सारा का राज खत्म करने का प्लान है। असल में सारा पूरी तरह से साइकोपैथ बन चुकी थी जो सोती तक नहीं थी, इसलिए उनके पास थोड़ा ही समय था जब वो गोल्फ खेलने के बाद नहाने जाती थी, क्योंकि तब उसके पास पिस्टल नहीं होती थी। इस काम में यांग की जान सबसे ज्यादा खतरे में थी, इसलिए उसने सबसे पहले कमरा चुनने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए सभी तुरंत तैयार हो गए। लेकिन मून की एक शर्त थी जिसे यांग ने बिना सुने मान लिया, क्योंकि वो कुछ भी करके सारा से पावर छीनना चाहती थी। फिर अगले दिन जब सारा गोल्फ खेलने के लिए नीचे आई तो इस बार यांग उससे ज्यादा एक्साइटेड थी। हालांकि सारा का मन नहीं था, लेकिन यांग ने उसे किसी तरह से मना लिया था। उधर मून ने सभी को आजाद कर दिया था, लेकिन इतने दिनों तक बंधे रहने के कारण उनका चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। और इसी हलचल के चलते अब सारा का कुत्ता लगातार भौंकने लगा, जिसकी आवाज सुनकर सारा को कुछ अजीब लगा और उसने आसपास की जांच करने की कोशिश की। वहीं सारा से बचने के लिए जिंसू और मून 6th फ्लोर में छुप गए, जिन्हें देखकर नंबर 6 ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर इतने में सारा वहां आ गई और उसने अपनी बंदूक तैयार कर ली, पर जैसे ही वो उन पर गोली चलाने वाली थी तभी यांग ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। फिर आखिर में सारा को कैद करने के बाद सभी लोग रोने लगे, क्योंकि अब आखिरकार वो आजाद थे। लेकिन तभी मून ने यांग को अपनी शर्त याद दिलाई, जिसके बाद पहले उसने नंबर 6 की मरहम पट्टी के लिए दवाई मंगवाई। और फिर मून का काम खत्म होने के बाद अब संगगुक की बारी थी, जिसने तुरंत इंटरकॉम से कमरा बदलने की रिक्वेस्ट की। फिर उनके सामने एक एनवलप आया जिसमें सिर्फ कमरा बदलने का तरीका लिखा था और 1 बिलियन सिर्फ एक एनवलप की कीमत थी, यानी हर कमरे का अलग अलग रेट था और 8वें कमरे का रेट था 340 बिलियन। अब ये सुनकर सभी लोग रोने लग गए और आखिरकार उन्होंने यहाँ से निकलने का फैसला किया। इधर गेम में 1 बिलियन के झटके के बाद संगगुक ने ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी के लिए पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसलिए उसने सभी को गन पॉइंट पर लेकर कुर्सियों से बांध दिया। इस वक्त जमीन पर गिरी सारा ये सब देखकर हंस रही थी, क्योंकि यही तो उसे चाहिए था। इधर सभी को बांधने के बाद संगगुक खुद घंटे कमाने के लिए एक रस्सी पर चढ़ गया और फिर जैसे ही वो रस्सी पार करने वाला था तभी उसका पैर फिसल गया। फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया और इससे उसे कई सारे घंटे मिल गए। पर इतने में सभी लोग समझ गए कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि टाइम ज्यादा से ज्यादा मिल सके। फिर संगगुक ने अपने अगले करतब में एक ऊंची छलांग मारी और खुद को ऊपर के कैमरे के पास ले गया। लेकिन जैसे ही उसने वो कैमरा पकड़ा वैसे ही वो उसके साथ ही नीचे गिर गया। फिर जमीन पर गिरते ही कैमरे में आग लग गई और कुछ ही सेकंड्स के बाद संगगुक भी उसी आग में गिर गया। इस वक्त सभी रस्सियों से बंधे हुए थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी फिलिप्स, चुंजा और जिंसू ने खुद को आजाद किया और तुरंत संगगुक की मदद के लिए आगे बढ़े, पर तब तक वो काफी जख्मी हो चुका था। इसके बाद मून ने तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी और इसके लिए उन्होंने मदद मांगने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बदले में उल्टा उनके घंटे बढ़ते गए। अब ये देखकर जिंसू को लगा कि उन्हें अब ये एंटरटेनमेंट रोक देना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है यहाँ से बाहर निकलने का। इसलिए अब उसने चुंजा के साथ मिलकर सभी कैमरे को तोड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही उन्होंने लिफ्ट में लगे आखिरी कैमरे को तोड़ा वैसे ही वो दरवाजा खुल गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि संगगुक ने अपना दम तोड़ दिया था। अब साइको सारा के मुताबिक ये एक परफेक्ट एंडिंग थी। और फिर जैसे ही जिंसू दरवाजे से बाहर निकला तो उसे ऑडियंस की तालियां सुनाई दी, जो कि असल में एक रिकॉर्डिंग थी। फिर उन्हें एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि पैसे जल्द ही तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। और इस तरह निकलने के बाद उन्हें पता चला कि वो लोग इस गेम में करीब 2 महीनों से फंसे हुए थे। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।